Students, today we will discuss about the Young's double slit experiment from the unit number 9, physical optics. This is the summary of the topics that we will cover in this lecture. First of all, we'll discuss about the historic overview and then the double slit experiments and the proof of wave nature, how the Young's double slit experiment made the proof of wave nature of light. And we discuss about the conditions of interference, position of bright and dark fringes, and some important questions of unit number 9 and the MCQs of the unit number 9. Historic बैकग्राउंड इसका ऐसे है कि हाइजन जो है ना, हाइजन प्रिंसिपल जब उसने दिया तो वो बहुत बड़ा प्रूफ था कि लाइट जो है उसकी वेव नेचर की, लेकिन न्यूटन जो है उसने इसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। न्यूटन का एक ट्रिमेंडस स्टेचर था, उसका बहुत बड़ा नाम था और उसके मुकाबले में किसी दूसरे की राय का जो है वो कबूल किया जाना बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से हाइजन के प्रिंसिपल को उतनी पजीराई नहीं मिली और इट वाज नॉट कंसिडर्ड एज एविडेंस दैट लाइट इज अ वेव। तावक्ते के बाद में इन 1801 यंग ने, एक इंग्लिश फिजिसिस्ट था, उसने, थॉमस यंग ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए लाइट की वेव नेचर को प्रूव किया। तो ये थोड़ा सा हिस्टोरिक बैकग्राउंड था कि कैसे जो है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है इसने लाइट की वेव नेचर को जो है वो प्रूव किया। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आप देखें, अगर एक पेयर ऑफ वर्टिकल स्लिट से लाइट को, मोनोक्रोमेटिक लाइट को जो है वो सेंड किया जाए, तो दूसरी साइड पे अगर लाइट की पार्टिकल नेचर होती तो वही दो जहां पे स्लिट्स थी वहीं पे स्क्रीन पे आपको दो पैटर्न नजर आने चाहिए थे उसी शेप के। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, जब हम देखते हैं कि मोनोक्रोमेटिक लाइट दो स्लिट्स में से सेंड की जाती है तो हमें इस तरह का एक काफी सारी लाइनों का पैटर्न अवेलेबल होता है। तो डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के बगैर ये पैटर्न मुमकिन नहीं था। और अब लाइट चूंकि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व कर रहे थे हम, तो इस वजह से ये इस बात का सबूत था कि लाइट जो है इट हैज अ वेव नेचर, क्योंकि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो है ये वेव की प्रॉपर्टीज है, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टीज नहीं है। तो इस वजह से ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है एक तरह का ये प्रूफ था। यहाँ हमें एक डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस पैटर्न अवेलेबल था राइट साइड पे, तो जो इस बात का सबूत था कि लाइट जो है इट हैज वेव नेचर। अच्छा, दो स्लिट्स अब उसने क्यों इस्तेमाल की? व्हाई डू वी नॉट ऑर्डिनरीली observe wave behavior by light such as observed in young double slit experiment? First, light must interact with something very small. लाइट जो इंटरेक्ट करनी चाहिए वो बहुत स्मॉल थिंग्स, जैसे ये जो स्लिट का ओपनिंग साइज है इट मस्ट बी नियरली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट बीइंग यूज्ड। जितनी ये क्लोजली स्पेस स्लिट्स होंगी और इनकी लाइट की वेवलेंथ के ऑर्डर पे पूरी होगी, तो तभी ये आप जो है डायफ्रैक्शन का पैटर्न को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। Furthermore, young first passed light from a single source, sunlight जो है उसको उसने सिंगल स्लिट से गुजार के किसी हद तक कोहेरेंट कर लिया और बाद में उसने उसको कोहेरेंट बना लिया बाय पासिंग थ्रू देम थ्रू टू स्लिट्स। अच्छा, why young passed the light through double slit? Because he want two slits to provide two coherent light sources that interfere constructively or destructively. तो दो कोहेरेंट सोर्सेज, नॉर्मली आप कोई भी दो लाइट्स आप अलग से सोर्सेज जनरेट करेंगे तो वो कोहेरेंट होना उनका बहुत ही मुश्किल है। तो एक ही सोर्स दो में स्प्लिट करके उसने दो कोहेरेंट लाइट सोर्सेज बना लिए। तो ये जो कंडीशन थी, प्रायर कंडीशन इंटरफेरेंस की, तो ये उसने इस तरीके से उसको ऑब्जर्व किया। अच्छा, डबल स्लिट क्यों उसने इस्तेमाल किए? डबल स्लिट प्रोड्यूस टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ वेव्स दैट इंटरफेयर। तो ये वो रीजन थी कि दो कोहेरेंट सोर्सेज जो इंटरफेयर कर सकें, उसके लिए उसने डबल स्लिट्स यूज की।
तो लाइट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम ईच स्लिट बिकॉज द स्लिट्स आर नैरो स्लिट्स थी, तो दोनों से डाइफ्रैक्ट हुई लाइट, और डाइफ्रैक्शन के बाद फिर ये किसी स्क्रीन के ऊपर किसी कुछ पॉइंट्स के ऊपर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेयर होगी, वहाँ हमें ब्राइट लाइनें नजर आएंगी, तो कुछ मकाम पे ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेयर करने के बाद वहाँ पे हमें डार्क रीजन मिलेंगे। तो उन रीजन्स में वेव एक्शन ग्रेटेस्ट था जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, और जो रीजन में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई वहाँ पे वेव एक्शन जो है वो कम था। So when light that has passed through double slits falls on the screen, we see a pattern. अच्छा, कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए अगर एम्पलीट्यूड्स की हम बात करें तो यहाँ राइट साइड पे आप डायग्राम में देखिए, प्योर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब होगी व्हेन आइडेंटिकल वेव्स आर इन फेज। यहाँ पे देखेंगे वेव 1 और वेव 2 दोनों इन फेज है, दोनों के जो क्रेस्ट है वो आपस में मैच कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट निकला है वो देखें 2x का एम्पलीट्यूड हो गया, और यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई। इसी तरह प्योर डिस्ट्रक्टिव में एक वेव का क्रेस्ट और दूसरे का ड्रॉप मैच कर रहे हैं, और रिजल्ट का निकलेगा, दोनों ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और तो यहाँ पे आपको डार्कनेस मिलेगी, कुछ भी नहीं है। देखें दोनों वेव्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और जीरो लाइन आपको अवेलेबल होगी। अच्छा, तो ये यहाँ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है, ये दो स्लिट्स हैं, यहाँ से देखें ये डाइफ्रैक्शन की वजह से, अगर ये डाइफ्रैक्शन ना होती तो ये लाइट स्ट्रेट यहाँ पे पड़नी थी, ये दोनों स्लिट से यहाँ से पैटर्न आना था, लेकिन डाइफ्रैक्शन की वजह से ये साइडवेज डिफ्लेक्ट हो जाती है, और इसके बाद जो वेव S1 और S2 दोनों से यहाँ पे मसलन पहुंचती है, तो वो डिपेंड करती है, उसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव, डिपेंडिंग अपॉन द पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे मिनिमा मैक्सिमा अल्टरनेट यहाँ पे मिलते हैं, और ये रियल में आप जरा डायग्राम को देखें, ये सेंट्रल ब्राइटनेस है, और ऐसे जैसे जैसे आप साइडवेज जाते हैं अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलते हैं। दूसरी बात ऑब्जर्व करें कि सेंटर में ब्राइटेस्ट आपको इंटेंसिटी मिलती है, तो जैसे जैसे साइडवेज आप जाते हैं इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है, तो ये फिनोमेना ये ऑब्जर्व करें, और ये डिपेंड करता है एंगल पे, जैसे जैसे एंगल लार्जर होता जाता है इंटेंसिटी जो ब्राइटनेस है वो डिक्रीज करती जाती है। तो waves start out from the slits in phase, but they may end up out of phase. स्टार्ट में इन फेज वो स्टार्ट होती हैं, लेकिन क्योंकि दोनों वेव्स का ये अगली डायग्राम में आपको दिखाते हैं अभी, वो एंड अप जो है वो हो सकता है दोनों इन फेज एंड अप हो सकता है वो दोनों आउट ऑफ फेज हो जाए। तो अगर वो इन फेज एंड होंगी तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको मिलेगी, और अगर वो आउट ऑफ फेज हो गई तो उस सूरत में आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। तो इनकी कंडीशन आगे हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए ये शर्त है कि टू वेव्स जो उनका पाथ डिफरेंस है, पाथ लेंथ है, दैट मस्ट डिफर बाय एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। अगर एम लैम्डा, अगर लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल पाथ डिफरेंस हुआ तो उस सूरत में हमें ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, और अगर वेव हाफ वेवलेंथ का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल हुआ तो उस सूरत में हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी। यहाँ पे देखिए स्टार्ट में दोनों इन फेज हो सकती है, तो एक वेव यहाँ से जा रही है एक दूसरी स्लिट से, तो दोनों के दरमियान एक पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। अगर ये पाथ डिफरेंस हाफ वेव लेंथ हुई या हाफ वेव लेंथ का ऑड मल्टीपल, तो उस सूरत में ये पहले केस में देखें आपकी वेव्स आउट ऑफ फेज हो जाएंगी, इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ मैच कर रहे हैं, और रिजल्ट क्या निकलेगा आपको डार्कनेस यहाँ मिलेगी, डिस्ट्रक्टिव। इसी तरह अगर इन दोनों के दरमियान, इन दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस एक वेव लेंथ लैम्डा हुई, तो उस सूरत में आपको यहाँ पे देखें दोनों इन फेज हो जाएंगी, दोनों के क्रेस्ट आपस में मैच करेंगे, और आपको ब्राइटनेस यहाँ अवेलेबल होगी। अच्छा, इस चीज को डाइफ्रैक्शन के पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए आप सिंपल होम में एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं यूजिंग योर फिंगर्स एज स्लिट्स। तो look at a light such as a street lamp or bulb through a narrow gap between two fingers held close together. What type of pattern do you see? आप अपनी उंगलियों को किसी बल्ब के सामने रखें और उंगलियों के दरमियान जो गैप है वहां से आने वाली लाइट को
अगर आप गौर से जरा कंसंट्रेशन से ऑब्जर्व करें तो आपको डाइफ्रैक्शन वो नजर आएगी, जो लाइट का फैलाव है वो नजर आएगा। तो ये वेव नेचर को सपोर्ट करता है। तो इस तरीके से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इसको। और अगर ये आप चाहते हैं अपनी उंगली को जरा सा गैप आप ज्यादा करें तो फिर देखें कि पैटर्न के ऊपर क्या असर होता है, ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट के जरिए आप डाइफ्रैक्शन को गेस कर सकते हैं कि डाइफ्रैक्शन का फिनोमेना क्या है। जितना उंगलियों के दरमियान स्पेस कम होगी उतना ही बेहतर पैटर्न आपको नजर आएगा, और आपने कॉन्सेंट्रेशन से देखना है, लाइट साइड वेज फैलेगी वही डाइफ्रैक्शन का पैटर्न होगा। अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे आप देखें दो स्लिट्स हैं, स्लिट S1 और S2, और उनके दरमियान सेपरेशन है वो D है। अब स्क्रीन और इस स्लिट के दरमियान ये जो फासला है वो सपोज L है। अब यहाँ पे ये वेव इस पॉइंट पे स्क्रीन के ऊपर जो वेव दोनों इंटरफेयर करके, तो हम ये देखते हैं कंडीशन इसके लिए। तो ये एक ट्राइंगल कंसिडर करें, एक वेव ये है और दूसरी ये है, इन दोनों के दरमियान ये डेल एल जो है ये पाथ डिफरेंस प्रोड्यूस होगा। डेल एल ये यहाँ से आगे सपोज ये वेव जो है दोनों पाथ डिफरेंस पाथ लेंथ सेम है, तो ये जो है इजाफी इस वेव को सफर करना पड़ेगा डेल एल। तो डेल एल हम ट्रिग्नोमेट्री से इस राइट एंगल ट्राइंगल में से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस राइट एंगल में ये साइड जो है डी है जो कि हाइपोटेन्यूज है, डेल एल परपेंडिकुलर है, और ये आपकी बेस है। थीटा से एडजेसेंट जो साइड ये है ये बेस है। तो हमने साइन थीटा अगर इसमें इस ट्राइंगल में से कैलकुलेट करें तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज व्हिच इज डेल एल ओवर डी। तो डेल एल यहाँ से आ जाएगा डी साइन थीटा। तो ये है आपका पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स व्हिच इज डी साइन थीटा। अब डी साइन थीटा ये जो पॉइंट है ये डी साइन थीटा, ये अगर राइट तब होगा अगर ये डी साइन थीटा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हुआ, वेवलेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल। अगर डी साइन थीटा एम लैम्डा के बराबर हुआ तो उस सूरत में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और यहाँ आपको ब्राइट फील्ड मिलेगी। और अगर डी साइन थीटा ये जो पाथ डिफरेंस है ये आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो उस सूरत में आपको यहाँ पे डार्कनेस मिलेगी। ठीक है, तो कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को यहाँ से आप जज कर सकते हैं कि डी साइन थीटा अगर एम लैम्डा हुआ तो हमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी, और एन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द फ्रिंजेस और सेंटर में जो एम जीरो होगा और टॉप पे आप प्लस ले ले और -1 सिमेट्रिकली डाउनवर्ड आप ले ले। ठीक है, जो पैटर्न आपके ऊपर ऑब्जर्व होगा सिमेट्रिकली उसी के दूसरी तरफ आपको नेगेटिव साइड पे या डाउनवर्ड साइड पे वैसा ही पैटर्न आपको दूसरी तरफ भी ऑब्जर्व होगा। तो एक तरह का सिमेट्रिक पैटर्न है। सिमिलरली अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो यही पाथ डिफरेंस जो है m+1/2 लैम्डा, जो इसे आप कहते हैं आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। जैसे 0 आप रखेंगे यहाँ लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2, इसी तरह 2 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2। तो जब ये आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस होगा तो वहाँ पे डार्कनेस के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अवेलेबल। So lambda is wavelength of the light and d the distance between the slits and theta the angle from the original direction of view। अच्छा, दूसरा इंटेंसिटी का पैटर्न ऐसे है कि सेंट्रल जो होगी ब्राइट वो मैक्सिमम ब्राइटनेस वहाँ आपको मिलेगी, और जैसे जैसे आप साइडवेज जाएंगे तो ब्राइटनेस जो है वो इंटेंसिटी उसकी डिक्रीज होती जाएगी। तो इंटेंसिटी जो है वो फ्रिंजेस की जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस की है वो डिक्रीज होती है एज वी जो साइकिल है। अच्छा, अब हम अगर पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस स्क्रीन को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा दो आपके पास सिमिलर ट्राइंगल, एक स्मॉलर ट्राइंगल जिसमें अभी हमने पाथ डिफरेंस यहाँ से कैलकुलेट किया, यहाँ पे अभी शो नहीं हो रही लेकिन वो ट्राइंगल यहाँ पे
उस ट्राइंगल में और एक ये बड़ी ट्राइंगल, इन दोनों के दरमियान एनालॉजी ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल का स्मॉलर में एस है, एस को पार्ट डिफरेंस यहाँ पे वो स्मॉलर अभी आपको शो नहीं होगी, वो एस है। और लार्जर ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग ए बी है। ए बी बाद में आप देखेंगे, ये ए बी जो है स्टेट के दरमियान जो डिफरेंस है। अच्छा, तो लार्जर ट्राइंगल में ये वाई है और थीटा के सामने, इसी तरह यहाँ थीटा के सामने आपके पास ये आएगी एस। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल के दरमियान एस और वाई, एस जो है यहाँ पार्ट डिफरेंस है थीटा के सामने वाले, यहाँ थीटा के सामने है वाई। इसी तरह डी जो है यहाँ सेपरेशन है, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है स्मॉलर ट्राइंगल का, और वहाँ पे ये आपका हाइपोटेन्यूज का ये है आपके पास यहाँ पे। लेकिन वो हमने एल के अप्रोक्सीमेट इक्वल से लिया, अगर ये डिस्टेंस लार्ज हो तो ये लेंथ और ये हाइपोटेन्यूज ये दोनों इक्वल होंगे, इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली उसको एल के इक्वल ले लिया। तो इस तरीके से यहाँ सब एस और वाई इक्वल टू डी हो रहा है, और वाई आप सेपरेट करेंगे तो एल एस ओवर डी आ जाएगा, और वाई ये है पोजीशन ऑफ फ्रिंज ऑन द स्क्रीन। अब एस जो है यहाँ पे पाथ डिफरेंस हम लेंगे तो ये दो तरह की सिचुएशन हो सकती है, या तो यहाँ ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलेंगे या आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। तो ब्राइटनेस के लिए यहाँ पे आप रखेंगे एम लैम्डा, तो डार्कनेस के लिए आप रखेंगे यहाँ पे एम प्लस वन बाई टू लैम्डा। तो एम एफ ब्राइट फ्रिंज के लिए आप यहाँ पे एम लैम्डा रख लेंगे उसी एस की जगह, और डार्कनेस के लिए यहाँ पे आप एम प्लस वन बाई टू लैम्डा, जो कि डार्कनेस या डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है, वो आप यहाँ पे रख लेंगे। अच्छा, एक पैरामीटर और ऐसे हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू कंसेक्टिव ब्राइट और टू कंसेक्टिव डार्क फ्रिंज इज कॉल्ड फ्रिंज स्पेसिंग। दो एक ब्राइट फ्रिंज और दूसरी ब्राइट फ्रिंज के दरमियान फासला, या एक डार्क फ्रिंज और उससे अगली डार्क फ्रिंज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम फ्रिंज स्पेसिंग कहते हैं। तो ये हम चेक कर सकते हैं कि इट विल बी इक्वल टू डेल वाई इक्वल टू लैम्डा एल ओवर टी, यहाँ से आप ऑब्जर्व करें। ये अगर सेकंड ब्राइट फ्रिंज और पहली की ये पोजीशन है, दोनों का डिफरेंस आप देखें एल लैम्डा बाई डी आ जाएगा। इसी तरह इसमें से ये माइनस करें आप तो तब भी ये एल लैम्डा बाई डी आ जाता है। इसी तरह अगर ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, यहाँ से आप इसमें से ये माइनस करें तो दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी लैम्डा एल बाई डी आ जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है इसको हम कहते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। These are some important results of this Young's double slit experiment. First of all, it gave a definite proof of the wave character of light, wave nature of light को इसने प्रूव किया। दूसरा, सुपरपोजिशन ऑफ लाइट जो है वो दो स्लिट्स के जरिए इंटरफेरेंस पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व की जब पार डिफरेंट डी साइन थीटा जो एम लैम्डा के इक्वल होगा, हमें वहाँ वहाँ जो है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगी और ब्राइट फ्रिंजेस अवेलेबल। इसी तरह जहां जहां डी साइन थीटा प्लस वन बाई टू लैम्डा के इक्वल होगा या ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू होगा, वहां आपको डार्क फ्रिंजेस मिलेंगे। These are some important short questions of this unit number 9. First, state and explain Huygens principle. Second, what do you mean by creating element of diffraction grading? Why is it not possible to obtain the diffraction of X-rays by Young's double slit experiment? And number 4, state the conditions to observe interference of light. And number 5, what is the purpose of second glass plate in microscope interferometer? There are some MCQs for this unit number 9. You can solve and practice these multiple choice questions. These will benefit you in the exam and also in the later stages of entry tests.
is today's lecture and the end of today's lecture. So stay safe at your home.